हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा है कि आप ठीक ही होंगे। आज हम सर्वनाम की क्लास लेंगे और कल हमने सर्वनाम के भेद बताए थे। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। उन 6 भेदों के मैंने आपको नाम बताए थे। तो पहला भेद जो होता है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम आज पुरुषवाचक सर्वनाम को विस्तार से पढ़ेंगे और उसके अंदर भी कि उसको 3 भागों में बांटा गया है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं ये भी हमको जानना बहुत जरूरी होता है कि हम यदि बार बार संज्ञा ही शब्द को बोलते जाएंगे तो वो वाक्य अच्छा नहीं लगता। इसलिए सर्वनाम का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि वाक्य को सुंदर बने, संक्षिप्त बने। इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं कि बार बार हम किसी का नाम रटेंगे, सीता सीता ने ये कहा, सीता ने वो कहा, तो वो बात अच्छी नहीं लगेगी और वाक्य सुंदर भी नहीं बनेगा। इसलिए सर्वनाम का प्रयोग जब करते हैं, जब हम संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम सर्वनाम के भेद पर प्रकाश डालेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि सबसे पहला जो होता है सर्वनाम का जो भेद होता है, सर्वनाम का जो भेद होता है पहला, वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम का पहला भेद है। भेद माने होता है प्रकार, प्रकार, ठीक है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वो सर्वनाम जिनका प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग वो सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए तथा दूसरों के लिए व अन्य पुरुष के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके भी 3 भेद हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की परिभाषा क्या होगी? उत्तम पुरुष होगा वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए या कर्ता के लिए, कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं, हम, हमारा आदि, ठीक है। जैसे यह हमारा घर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया और यह हो गया। तो ये कौन सा हो गया? ये उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गया, ठीक है। ये उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गया क्योंकि ये है, यह भी हमारा है और यह भी अपने लिए और हमारा भी अपने लिए। ये उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गया। अब दूसरा आता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो कर्ता जिससे बात करता है उन शब्दों, बात करता है उन प्रयुक्त होने वाले शब्द उत्तम
पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ तो वो हो गया तुम और तुम्हारा और तुम लोग, ये हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है, ये मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हम स्वयं के लिए हम बात करते हैं किसी और से, और मध्यम पुरुष होता है जिससे हम बात कर रहे हैं उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा और तुमसे। ठीक है, अब आता है इसके बाद में अन्य पुरुष। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। अन्य पुरुष का मतलब होता है कि जिसके संबंध में बात की जा रही है। जिसके संबंध में हम बात करते हैं ना, उसको हम अन्य पुरुष में रखते हैं। जैसे वे, वह, ये शब्द होते हैं जो अन्य पुरुष में आते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, जैसे वह मेरा भाई है, जैसे। तो इसमें क्या हो गया, वह मेरा भाई है, यानी मैं किसी और से कह रही हूँ कि वो मेरा भाई है, तो ये अन्य पुरुष के अंदर आएगा। तो ये है क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्वनाम के भेद। तो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद में आएगा दूसरा भेद। इसका क्या आएगा, दूसरा भेद है इसका निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा इसका आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित वाचक सर्वनाम, ये दूसरे नंबर का है। निश्चित, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित व्यक्ति या पदार्थ के लिए किया जाता है, यानी निश्चित चीज के लिए किया जाता है, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि यह व्यक्ति मेरा भाई है, यह मेरी पुस्तक है, यानी निश्चित है कि ये मेरी पुस्तक है, निश्चित है कि ये मेरा भाई है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जब आता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें निश्चित है कि ये सब मेरी किताब, मेरी पुस्तक, मतलब जो चीज निश्चित है कि उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें इसका सेम वही डेफिनेशन होगी, बस इसमें अनिश्चित चीजों के लिए आएगा। अनिश्चय, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
अनिश्चय अनिश्चय वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है, यहाँ पर ट्रिक ये लगेगी, यहाँ पर ट्रिक कि कोई तो कोई शब्द कोई सर्वनाम प्राणीवाचक सर्वनाम है, यानी मनुष्यों के लिए प्राणीवाचक सर्वनाम है। कोई सर्वनाम प्राणीवाचक है क्योंकि ये मनुष्यों के लिए आया है। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो ये कोई व्यक्तियों के लिए आता है, व्यक्ति के लिए कोई शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई मुझे बुला रहा है। अब आता है कुछ जो होता है ना, कुछ सर्वनाम किसी वस्तु के लिए, पदार्थ के लिए होता है। जैसे अब हम लेंगे कुछ, जैसे आप बनाएं अपने आप ही। जैसे कुछ पानी में गिर गया, कुछ पानी में गिर गया, तो ये क्या बन गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि हमें पता नहीं क्या है, कोई चीज है, कुछ पानी में गिर गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है ये चीज मेरी है, स्वयं की है, निश्चित है, उनको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कुछ कोई का प्रयोग मनुष्यों के लिए और कुछ का प्रयोग किसी वस्तु पदार्थ के लिए प्रयोग होता है। तो ये तीसरा सर्वनाम हो गया। पहला था पुरुषवाचक, दूसरा था निश्चितवाचक, तीसरा था अनिश्चितवाचक। अब चौथा आएगा सर्वनाम, जो आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम चौथे नंबर पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथे नंबर पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो वो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो प्रश्न के लिए पूछे जाते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कब आएंगे, तो ये क्या हो गया, कब माने प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि आप कब आएंगे, ठीक है।
दूसरा इसका उदाहरण है, उसका उदाहरण है कल तुम किससे मिलने गए। कल तुम किससे मिलने गए। तो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, कब, क्यों, किससे, ऐसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद आएगा 5वें नंबर पे आएगा, वो आएगा संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसकी क्या परिभाषा होगी, इसकी भाषा होगी कि दो उपवाक्य के बीच में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, ज्यों, त्यों आदि। जो सोएगा वो खोएगा। जो सोएगा वो खोएगा। जैसा का तैसा, जैसे का तैसा, यानी संबंध है। इनमें दो वाक्यों के बीच में जो संबंध होते हैं उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद में आएगा निजवाचक सर्वनाम। इसमें और देख लो, एक दोहा है इसमें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी दो को जोड़ दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद ये 5वें नंबर का था संबंधवाचक सर्वनाम। अब आखिरी है वो है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है स्वयं के लिए, वो शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे निजवाचक। 6ठा नंबर का है निजवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं के लिए क्या क्या आएगा, स्वयं के लिए आएगा इसके अंदर आप, अपना और स्वयं। आप, अपना और स्वयं, ये इसके अंदर इसके आएंगे। अब जैसे उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण, आप अपना ध्यान स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
फिर आज इसके बाद में इसमें भी मेरा भी आ सकता है। इसमें मेरा घर बहुत सुंदर है, तो इसमें ये मेरा आ गया। तो ये निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न के लिए होते हैं, और निश्चित और अनिश्चित आपको समझा दिया। निश्चित वस्तु निश्चित व्यक्ति के लिए कि यह मेरा ही भाई है, मेरी बहन है। अनिश्चित मतलब कि ये कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, कुछ पानी में गिर गया, कुछ बिल्लियां लड़ रही हैं, तो कुछ जो है ना जो चीज होते हैं ये अनिश्चित वाचक होते हैं। इस तरह से मैंने आपको ये सर्वनाम के आज भेद मैंने आपको समझाया है कि सर्वनाम की परिभाषा किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम में पहला पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसके 3 भेद होते हैं। इसमें आता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो है स्वयं के लिए होता है, मध्यम पुरुष जिससे हम बात करते हैं, और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात करते हैं थर्ड पर्सन, उसके लिए अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। इस तरह से मैंने आपको ये सर्वनाम के 6 भेद बताए हैं। अब जैसे मान लो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि सर्वनाम के, एक प्रश्न जैसे मैं आपको बना के बता रही हूँ, जैसे सर्वनाम के कितने भेद हैं, ये एक प्रश्न बन गया। अब जैसे ए लिख दिया 4, बे लिख दिया 3, से लिख दिया 7 और दे लिख दिया 6। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, इसका उत्तर आएगा दे बराबर दे 6। तो इस तरह से क्वेश्चन बन करके एग्जाम में आता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। आप दूसरा प्रश्न ऐसे बना सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको यदि याद होगा, अभी समझाया मैंने आपको कि पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। अब ऐसे लिख देंगे, जैसे इसमें भी आ जाएगा, जैसे के 5, खे 7, गे 8 और घे आ गया इसमें 3। तो इसका उत्तर क्या होगा 3। इस तरह से आपको कंठस्थ याद करना है, तब ये आपको पूरा आएगा। तो ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, चाहे पुलिस वालों की परीक्षा हो, चाहे 3rd ग्रेड की हो, 1st ग्रेड की हो, ये छोटी छोटी चीजें ही बड़ी बड़ी परीक्षा में पूछी जाती हैं। आशा है आपको सर्वनाम के भेद समझ में आ गया होगा, उसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपको समझ में आएगा। आपको यदि कुछ समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं आपको और अपनी नोटिफिकेशन और दे सकूंगी। थैंक यू।